Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and as you people know that we have studied in environmental chemistry a series of lectures in which we are going to study or we are going to qualify or quantify different environmental pollutants present in different segments of environment। और उसमें उसको डिटेल से स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनवायरमेंटल साइंस रिलेशनशिप विद वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ। Environmental science discipline, it involves biology, chemistry, ecology, sociology, and it also have a relationship with government. So environmental science is a huge topic, is a vast topic, ठीक है। और environmental science के अंदर different disciplines of science जो है इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से एनवायरमेंटल साइंस बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है, केमिस्ट्री के साथ, इकोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस आल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, राइट, और लिविंग बींग्स। और इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, we will discuss all of these factors. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द साइंस ऑफ सोर्स, ठीक है, रिएक्शंस and their transport and what will be the effect of different sources and what is their fate, ठीक है। उनकी जो है फाइनल आप कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन उन सोर्सेज की वजह से जो रिएक्शंस और वो रिएक्शंस की ट्रांसपोर्टेशन से जो भी किसी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर या एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हम ये सारी बातें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कोई भी हमारे पास सोर्सेज हैं और चूंकि हम केमिस्ट हैं तो हम उस सोर्स को केमिकल स्पीशी के सेंस में लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से उसके इफेक्ट, उसकी फेट उस केमिकल स्पीशी के वाटर के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर क्या है, एयर के अंदर, और जैसा कि मैंने कहा लिविंग बीइंग या लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट हैं। सो इन केस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस under environmental chemistry we are going to study all of these factors. So, what is chemical analysis in environment? It is the determination of nature and quantity of specific pollutant in the environment. It is a vital step in environmental chemistry research. The difficulty of analyzing for many environmental pollutants can be awesome. Very low level of pollutant in environment which can be significantly toxic, which is quite difficult to determine. Example given, less than a microgram per cubic meter, 1 milligram per liter of water, ठीक है। अच्छा, 1 मिलीग्राम पर लीटर, एक्चुअली दिस इज ppm कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है बहुत कम मिकदार में भी हार्मफुल हो सकता है। और अब अगर कंसंट्रेशन मतलब उसकी इतनी लो है तो उस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और क्यों करनी पड़ेंगी? इसलिए करनी पड़ेंगी कि वो इतनी कम मिकदार में भी लिविंग बीइंग को, ह्यूमन बीइंग्स को, एक्वाटिक लाइफ को, समुद्री हयात को वो इफ़ेक्ट करने में कामयाब रहता है और उसके बड़े ही डेट्रीमेंटल किस्म के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव मेड दीज यूनिट्स, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। और इतनी कम मिकदार में कंसंट्रेशन को भी डिटरमिन करने के लिए भी हमें
बहुत ही हाईली क्वालिफाइड किस्म का स्टाफ रिक्वायर्ड होता है और इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए व्हाट आर द मेजर कंसिडरेशंस, दैट इज द मेजर थिंग्स व्हिच वी हैव टू कंसिडर कि इस एनालिसिस का एम क्या है। वी शुड बी क्लियर अबाउट इट, what type of analysis we are going to use, that is we will use, we have to make analysis for macro measurements or micro measurements or ultra trace level measurements, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनालिसिस हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने मकासद हासिल कर सकें। अच्छा जी, द पर्पस और एम ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, दिस इज ऑफ टू फोल्ड, that is background monitoring to determine the background and natural concentration of chemical constituents in the environment। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो हमारे पास कोई भी केमिकल है जिसको हम एज अ प्लूटेंट ले रहे हैं, तो उसकी नेचुरल कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर कितनी होनी चाहिए, या कितनी आप कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन कमेटीज हैं उन्होंने उसको कितनी कंसंट्रेशन को अलाउ किया हुआ है। सो दिस इज बैकग्राउंड मॉनिटरिंग एंड इसके लिए एक्चुअली पूरे पूरे जर्नल्स बने हुए हैं, यानी लेड की कितनी कंसंट्रेशन है या क्रोमियम की कितनी कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज के अंदर अलाउ है। This is useful in the study of general environmental process, and this is also useful for establishing concentrations against which any pollution effect could be assessed, and this becoming increasingly difficult to determine because pollution has now affected even the most remote areas of globe। Okay, तो ये जो है ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्कटिक के अंदर और अंटार्कटिक के अंदर ऐसे ऐसे फ्लूटेंट्स हमें नजर आए हैं काफ़ी मिकदार में, विच आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द बिजी लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन वहाँ पर भी उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो हो चुकी है। तो बैकग्राउंड मोनिटरिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसके बगैर जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस हम प्रोसीड नहीं कर सकते। Okay, so pollution monitoring to determine the concentration of harmful pollutants in the environment। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है एनवायरमेंटल एनालिसिस एम के अंदर के जो भी हमने अपना टारगेट पोllूटेंट रखा है, फॉर एग्जांपल आप लेड की ही एग्जांपल ले लें, तो पहले हम ये देखेंगे कि कितनी लेड की कंसंट्रेशन को ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स सेफली आप कह लें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअली कितनी लेड की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर। सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स of environmental analysis to identify potential threats, future problems, to investigate trends in pollution, to assess pollution control measures, and to provide information to policy makers. Um, so this was about 2 days lecture. Thank you very much. Please subscribe, like and share. If you have any problem, you are very welcome to ask. And in the next lectures, these are going to be very, very important and interesting. We are actually going to study water samples, and we will see which techniques we can use in order to assess the pollutants which are present in the water samples, right? And we will also see environmental legislation policies about different types of pollutants which are present in the water samples. So till then, Allah Hafiz.